बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, ढेर सारी बातें आपको सिखाने के लिए, ढेर सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए जो आपके प्रीलिम्स के लिए उपयोगी हों, मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ, एम लक्ष्मीकांत सीरीज। इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप आने वाले 2026 एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं, और जो लोग 2027 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी वो अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। मेरे भाइयों, अगर आप किसी भी स्टेट लेवल परीक्षा की तैयारी करते हैं, लाइक राजस्थान पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, और उसमें इंडियन पॉलिटी के सवाल पूछे जाते हैं, तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस सेशन को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है और ईमानदारी से आपको सारी बातें बताना मेरी जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। कल ये सीरीज आपकी शुरू हुई। रोजाना शाम को 8 बजे ये सेशन अपलोड होता है। आपको 40 से 45-50 मिनट का ये सेशन होता है। रोजाना आपको 50 मिनट निकालने हैं। अगर आप डेली 50 मिनट निकालते हैं और ये शो देखते हैं लक्ष्मीकांत का, और साथ ही साथ रोजाना सुबह 7 बजे 20 मिनट का एक शो अपलोड होता है जिसमें मैं 4 सवालों के साथ 40 बातें बताता हूं, तो ये दोनों शो अगर आप रोजाना देख रहे हैं और 2.5-3 महीने तक लगातार देखते गए, तो मेरा दावा है कि आपके भीतर पॉलिटी में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। कल की क्लास में हम लोगों ने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू किया था, यानी संविधान के निर्माण से शुरू किया था, और संविधान के निर्माण का पहला पार्ट आपका कल हुआ था, यानी संविधान के निर्माण की कुछ बातें कल कवर हो गई थी। कल जहां समाप्त हुआ था वहीं से आज मैं शुरू करूंगा, तो जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है उन लोगों ने कल की क्लास देख लेना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि कल मैंने आपको ये बताया था कि भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया, और भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया तो संविधान सभा की डिमांड शुरू हुई स्वतंत्रता आंदोलन के साथ, यानी फ्रीडम मूवमेंट के साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड शुरू हुई। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में गठित हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या संरचना थी, क्या उसका कंपोजिशन था, कौन कौन उसमें शामिल थे, कैसे संविधान सभा ने कार्य करना शुरू किया, इन सारी बातों के बारे में कल की क्लास में चर्चा हुई है। तो कल की क्लास जाके वीडियो सेक्शन में आप देखिएगा, इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको 20 मिनट शो भी दिखेगा और ये एम लक्ष्मीकांत शो भी इसी चैनल पर आपको दिखेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कल मैंने ये यहां से शुरुआत करनी है आज कि संविधान का प्रथम मसौदा जो प्रस्तुत किया था वो वीएन राव ने प्रस्तुत किया था, वेनेगल नरसिंह राव। बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। इन्होंने संविधान का फर्स्ट ड्राफ्ट यानी संविधान का प्रथम मसौदा प्रस्तुत किया था, जिसमें 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थी। और इसी संविधान के प्रथम मसौदे पर, फर्स्ट ड्राफ्ट पर विचार करने के लिए, यानी संविधान के प्रथम मसौदे पर विचार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ 29 अगस्त को। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे। साथ ही साथ उसमें 6 लोग और शामिल थे। लास्ट क्लास में इस पर भी चर्चा हुई थी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का काम यही था कि एक ऐसा प्रारूप देना, एक ऐसा ड्राफ्ट देना जिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विचार कर सके, जिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संशोधन प्रस्तुत किए जा सके, जिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हाँ या ना में निर्णय ले सके, जिसके एक एक बिंदु पर, यानी जिसके एक एक पॉइंट पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर सके, चर्चा कर सके। जैसे आज हमारे यहाँ भारत देश में संसद में यदि कोई कानून बनता है तो दोनों सदन एक एक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, यानी प्रत्येक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। वैसे ही एक कोई ना कोई प्रारूप बनना चाहिए, और उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना जो प्रारूप प्रस्तुत किया नवंबर 1948 में, उसी प्रारूप पर चर्चा होगी, ठीक है। उसी प्रारूप पर चर्चा होगी और 3 वाचन होंगे। 3 वाचन का मतलब है 3 रीडिंग। जैसे आज भी हमारे भारत देश में संसद में यदि कोई कानून बनता है तो प्रत्येक सदन में वो 3 वाचन से होकर गुजरता है, प्रत्येक हाउस में वो 3 वाचन से होकर गुजरता है। लोकसभा में भी 3 रीडिंग होती है, राज्यसभा में भी 3 रीडिंग होती है। ये परंपरा उसी समय से शुरू हुई जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो संविधान बनने का वास्तविक प्रारंभ यहीं से शुरू होगा। ये रियल स्टार्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि जब से रीडिंग शुरू होगी, वास्तविक प्रारंभ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर यानी 1948 तक आपकी फर्स्ट रीडिंग, पहला वाचन चलेगा। दूसरा 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक आपका दूसरा वाचन यानी सेकंड रीडिंग चलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाचन था संविधान के लिए। जो संशोधन, लगभग 7,000 के आसपास संशोधन प्रेजेंट हुए,
जिसमें लगभग 2,500 के आसपास संशोधन एक्सेप्ट हुए। ठीक है, तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक सेकेंड वाचन, दूसरा वाचन, ये सबसे महत्वपूर्ण वाचन था। क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन इसी में हुआ, क्लॉज टू क्लॉज खंडवार चर्चा संविधान के एक एक बिंदुओं पर इसी वाचन में हुई। और तीसरा वाचन आपका शुरू हुआ 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, देखो आज भी जब कोई कानून बनता है संसद में तो फर्स्ट रीडिंग जो होती है वो इंट्रोडक्शन स्टेज होता है। उसमें विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, उसका टाइटल बताया जाता है। सेकेंड रीडिंग में जनरल डिस्कशन होता है, क्लोज टू क्लोज डिस्कशन होता है, समितियों की रिपोर्ट कंसीडर होती है, अमेंडमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं। और थर्ड रीडिंग में क्या होता है, होल बिल पे विचार होता है कि हाँ करना है या ना करना है। ऐसा ही कुछ उस समय भी 3 वाचन संविधान सभा में संविधान के लिए हुए। और अंतिम वाचन जो आपका कंप्लीट होगा वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट होगा। और बधाई हो मेरे भाइयों, इसी दिन अपना संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी दिन संविधान को इनेक्ट कर लिया गया, इसी दिन संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। यानी यदि आपसे कहा जाएगा कि इनेक्टमेंट किस दिन अधिनियमित हुआ तो 26 नवंबर 1949 को, किस दिन अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को। लेकिन डेट ऑफ कमेंसमेंट यदि पूछी जाएगी, पूर्णतः लागू होने की तिथि, तो वो होगी 26 जनवरी 1950। तो इसी दिन अपना संविधान बन के तैयार हुआ, लेकिन इस दिन संविधान को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। इस दिन संविधान को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया, बल्कि कुछ बातें जो उस समय जरूरी थी उन बातों को इस दिन लागू किया गया 26 ऑफ नवंबर को। बाकी पूरा का पूरा संविधान लागू होने की जो तिथि चुनी गई वो चुनी गई 26 जनवरी 1950। ऐसा क्यों हुआ भैया? तो ऐसा इसलिए हुआ कि इसके पीछे की एक लंबी कहानी है। कहानी ये है कि 1929 में लाहौर में कांग्रेस की बैठक हुई रावी नदी के तट पर 1929 दिसंबर 1929 में। और वहाँ ये निर्णय लिया गया कि हम 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, झंडा फहराएंगे। और उस डिसीजन को एग्जीक्यूट किया गया 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930। मैं तो जिंदा था ना, आप तो पता, आपको तो पता है मेरी उम्र 4004 साल है, तो मैंने तो देखा था। खैर, तो 26 जनवरी 1930 यानी 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया, प्रथम स्वाधीनता दिवस यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। और उसके बाद से प्रत्येक 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाते चले आ रहे थे। तो उस दिन के महत्व को भुलाया ना जा सके, हमेशा हमेशा के लिए वो 26 जनवरी का इम्पोर्टेंस बना रहे, इसीलिए संविधान लागू होने की जो तिथि चुनी गई वो 26 जनवरी 1950। यानी पूरी तरीके से संविधान कब लागू होगा आपका? 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, जिस दिन आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, इसीलिए इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। पहले विधि दिवस मनाते थे, अब इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन का महत्व हमेशा बरकरार रहे। 26 नवंबर का भी महत्व हमेशा बरकरार रहे, इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे यानी संविधान दिवस मनाते हैं। कुछ बातें ऐसी थी जो उसी समय लागू की गई, ठीक है, जैसे नागरिकता जैसे प्रोविजन, इलेक्शन कमीशन जैसे प्रोविजन, राष्ट्रपति की शपथ जैसे प्रावधान और कुछ अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान उसी समय लागू कर दिए गए। ठीक है, बाकी पूर्णतः संविधान कब लागू होगा? पूर्णतः संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए क्या क्या लागू हुआ। तो 5, 6, 7, 8 ये सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन है, यानी नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, इसको उसी दिन लागू किया गया। 60 जो कि ऑथ ऑफ द प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड प्रावधान है। 324 जो कि इलेक्शन कमीशन निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, इसको भी उसी दिन लागू किया गया। और बाकी कुछ अस्थायी प्रोविजंस हैं, परिभाषाएं हैं, जिनको उसी दिन लागू किया गया। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि कुछ 26 नवंबर को लागू हुए और बाकी 26 जनवरी को? तो आर्टिकल है 394। आर्टिकल 394 अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 394 ही यह बात कहता है कि सम प्रोविजंस यानी कुछ प्रावधान ऐसे हैं, कुछ प्रावधान यानी ऐसे हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो जा रहे हैं। यानी 26 नवंबर 1949 को ही क्या हो जा रहे हैं? लागू हो जा रहे हैं। और बाकी प्रावधान 26 जनवरी 1950
349 को लागू हो रहा है। ये कौन बता रहा है? ये 349 बता रहा है, ठीक है, माफ कीजिएगा 394 बता रहा है भाई, गलती से निकल गया हो तो माफ करिए, 394 बता रहा है ये, ठीक है। 393 भी इंपॉर्टेंट होता है। 393 बताता है भारत के संविधान के नाम को, कि संविधान का नाम क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, यानी भारत का संविधान होगा। तो संविधान का नाम क्या है, इस बात को डील करता है 393, ठीक है। और कुछ बातें लागू हो गई 26 नवंबर को, कुछ बातें लागू होगी 26 जनवरी को। ये कौन बता रहा है? ये 394 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है। तो ये ऐसे कुछ प्रावधान है मेरे भाइयों जो कि लागू हुए। अब पूर्णतः लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन कब? पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, पूरी तरीके से संविधान लागू हुआ। अब 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट हुआ, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? तो मेरे भाई, संविधान में जो प्रावधान बने, संविधान में जो प्रोविजंस, उन्हें हम आर्टिकल के नाम से जाने। और उस समय जब अपना संविधान बन के तैयार हुआ और लागू हुआ तो कुल 395 आर्टिकल्स थे। 395 आर्टिकल्स थे, दैट मीन्स कि कुल 395 अनुच्छेद थे, यानी 395 आर्टिकल्स थे, राइट। दूसरी बात, 8 अनुसूचियां। अनुसूचियां क्या है? कि ऐसी बातें जो हम आर्टिकल में नहीं रख सकते थे, ऐसी बातें जो हम अनुच्छेद में नहीं रख सकते थे, जो हम आर्टिकल में नहीं रख सकते थे, उनको हमने संविधान के लास्ट में लिस्ट बनाकर रखा, और जिसे शेड्यूल के नाम से जानते हैं, यानी अनुसूची के नाम से जानते हैं, राइट। जो हम आर्टिकल्स में नहीं रख सकते थे, जो बहुत बड़ी थी, उनको लास्ट में शेड्यूल बनाकर, लिस्ट बनाकर रखा गया, उसी को अनुसूची के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 22 पार्ट, यानी समान नेचर के जो प्रोविजंस थे उनको हमने पार्ट्स में बांट दिया। समान नेचर की प्रोविजन जैसे नागरिकता, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे उनको हमने पार्ट 2 में कर दिया, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में कर दिया, डीपीएसपी पार्ट 4 में कर दिया, केंद्र सरकार पार्ट 5 में कर दिया, राज्य सरकार भाग 6 में कर दिया। तो समान नेचर के प्रोविजंस को अलग अलग पार्ट में बांटा गया, जैसे आज अलग अलग चैप्टर्स आप किताबों में पढ़ते हैं। तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में जो बन के आया, आपने देखा, तो वो बन के आया 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। अब सवाल ये उठता है कि आज भी क्या यही है? तो देखो एक बात समझिएगा, यहाँ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, समझिए, जिसमें लोग गलती कर देते हैं। कल भी 395 आर्टिकल थे, आज भी 395 आर्टिकल है, 396 नहीं आया है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है ना। 22 पार्ट कल भी थे, आज भी 22 पार्ट हैं, कोई भी 23वां भाग नहीं है, लेकिन उनके बीच में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। भारत का संविधान ऐसा है जिसका नेचर ये है कि जो कि अमेंड हो सकता है, यानी भारत के संविधान में संशोधन संभव है, यानी अमेंडमेंट हो सकते हैं। तो अमेंडमेंट हो सकते हैं, तो अगर हम अमेंडमेंट को मिलाकर पढ़ते हैं, तो अमेंडमेंट को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 22 भाग कल भी थे, 22 आज भी हैं, जी हाँ। लेकिन इसमें बीच में 4 का A4A जोड़ा गया, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। 9 जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया, ठीक है, 9 बीच में समाप्त कर दिया गया था, फिर आया 9A जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया, ठीक है। तो इन सब को जब मिलाकर पढ़ते हैं, 14 का A जोड़ा गया बाद में, तो इन सब को जब हम मिला के पढ़ते हैं तो ये 25 हो जाता है, ठीक है, 25 हो जाता है। तो कुल मिला के अगर आफ्टर अमेंडमेंट हम पढ़ते हैं तो 22 पार्ट है। ऐसे ही आर्टिकल्स में 470 प्लस आर्टिकल है। मैं एग्जैक्ट जो है आर्टिकल नहीं बोल सकता यहाँ पर, क्योंकि वो जितना अपडेटेड बुक रहती है उतना लिखा हुआ रहता है। तो मैं इसलिए जो है क्या कहते हैं 470 प्लस बोल रहा हूँ, यानी 470 प्लस अनुच्छेद हैं, ठीक है, आफ्टर अमेंडमेंट। हाँ, अनुसूचियों की यदि आप बात करें तो अनुसूचियां बढ़ी हैं। 9th शेड्यूल बाद में जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के द्वारा, यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन। 10th शेड्यूल भी बाद में जोड़ी गई आपकी, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची भी बाद में जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 12वीं भी बाद में जोड़ी गई 74वें के द्वारा, ठीक है। ये 4 शेड्यूल बाद में जोड़ी गई आपकी। 11वीं पंचायत से रिलेटेड है, 12वीं आपकी नगर पालिका म्युनिसिपालिटी से रिलेटेड है, 10वीं दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, और 9वीं कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता अगर उसमें डाल दिया जाए, यानी कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए है, कानूनों को जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता है ये क्या है? तो देखो अभी आगे चल के अगला चैप्टर जब आएगा तो फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, संविधान की विशेषताएं, तो उसमें सारी की सारी अनुसूचियां हम लोग देख लेंगे। तो ये बात का विषय है, तो अभी परेशान मत होइए, बस अभी इतना समझिए कि भाई 4 बाद में जोड़ी गई, 8 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था भाई, और बाद में आफ्टर अमेंडमेंट जब हम पढ़ते हैं तब 25 भाग, 470 प्लस आर्टिकल, 470 से ज्यादा,
और अनुसूचियां कितनी? 12। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सब फैक्चुअल डेटा है, स्टेटमेंट भी बना के पूछ लिया जाता है, वन लाइनर में भी आपके यहाँ पूछ लिया जाता है। ठीक है, संविधान सभा के कुछ दूसरे कार्यों को भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मेरे भाइयों, संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य भी किए। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई, वो 24 जनवरी 1950 को हुई। अंतिम बैठक, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई, लास्ट मीटिंग। जैसे आपने पढ़ा था, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई ना। तो ऐसे ही अंतिम बैठक, लास्ट मीटिंग होती है 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक हुई तो इसमें आप तीन बातें याद रखिएगा। सबसे पहली बात, इसी दिन आपका राष्ट्रीय गान जनगण मन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया। इसी दिन आपका नेशनल सॉन्ग, है ना, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, राष्ट्रगान नेशनल एंथम और राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग को क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया। इसी दिन संविधान पर 284 लोगों ने सिग्नेचर किए। 284 लोगों ने सिग्नेचर किए कॉन्स्टिट्यूशन पर। 284 लोगों ने सिग्नेचर किए, जिसमें मेरे भाई 8 महिलाएं थी। हालांकि कुल संख्या महिलाओं की 15 थी, लेकिन जितनी महिलाओं ने सिग्नेचर किए वो थी 8 महिलाओं। 8 महिलाओं ने सिग्नेचर किए, इसीलिए देखो 284। आपने विभाजन के बाद क्या देखा था कि संख्या कितनी रह गई थी? 299। सिग्नेचर कितने लोग कर रहे हैं? 284 लोग सिग्नेचर कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान किसी मेजोरिटी का रिजल्ट नहीं है, भारत का संविधान किसी बहुमत का परिणाम नहीं है, बल्कि भारत का संविधान सर्वसम्मति का परिणाम है। भारत का संविधान सबकी सहमति का परिणाम है, और ये हमारे लिए गौरव का विषय है, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि भारत का संविधान सर्वसम्मति का, सर्वसहमति का परिणाम है, यानी सबकी सहमति से बना हुआ संविधान है। 284 लोगों ने क्या किया? सिग्नेचर किया, जिसमें 8 क्या थी? महिलाएं थी। तो मेरे भाइयों, 24 जनवरी 1950 को इसी दिन भारत देश के पहले राष्ट्रपति भी बने, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, 284 लोगों ने सिग्नेचर, अंतिम बैठक 24 जनवरी। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि 22 जुलाई, अब देखो डेट की बात हो रही, तो कुछ डेट्स ऐसी होती हैं, जैसे नेशनल सॉन्ग आपको पता चला, राष्ट्रीय गीत आपको पता चला, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसीलिए यहां पर ये बात मैंने मेंशन कर दी है कि राष्ट्रीय ध्वज को जो स्वीकार किया गया था भाई, वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया। राष्ट्रीय ध्वज, जिसे आप तिरंगा के नाम से जानते हैं, जिसे डिजाइन किया है पिंगली वेंकैया साहब ने। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपने समझ ली होगी। ये सब फैक्चुअल डेटा है जो फैक्ट में पूछा जाता है। अब जेठालाल साहब देखो, यहाँ फोटो लगी हुई है इनकी, इनको तो आप लोग पहचानते ही होंगे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि भारत संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। तो कुछ अदर फैक्ट देख लेते हैं, या इसमें फैक्चुअल डेटा बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में। भारत के संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ठीक है, टोटल जो टाइम लगा। संविधान सभा, एक बड़ी रोचक बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यदि आप संविधान सभा की बात करें, तो संविधान सभा में गांधी जी का प्रभाव जरूर था, लेकिन गांधी और जिन्ना उस समय के दो बड़े नेता जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद नहीं थे। वरना कहा जाता है कि उस समय भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे बड़े लीडर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे बड़े नेता मौजूद थे, लगभग लगभग गांधी और जिन्ना को छोड़कर। ठीक है, और एक रियासत के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि एक रियासत ऐसी थी जिसने लास्ट तक संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उस रियासत का नाम था मेरे भाइयों हैदराबाद, जिसने लास्ट तक संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो महात्मा गांधी वॉज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या क्या थी भैया? तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जिसमें कितनी महिलाओं ने सिग्नेचर किया था? तो जिसमें 8 महिलाओं ने सिग्नेचर किया था। और इससे यह बात स्पष्ट होती है कि कुल क्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो जी हाँ, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हुआ। कुछ और फैक्चुअल बातें हम लोग देख लेते हैं कि संविधान को बनने में कुल 3 वाचन हुए, यानी 3। लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, यानी लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया। अरे भाई, जाहिर सी बात है कि संविधान हम बना रहे थे, तो किसी दूसरे देश के संविधान को देखेंगे और समझेंगे, तभी तो हम इस बात को महसूस कर पाएंगे कि ये हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के अनुकूल है या नहीं। तो लगभग 60 देश के संविधान का अध्ययन किया गया, और उसमें जो बातें हमारे लिए अनुकूल थी उनको हमने अडॉप्ट किया। सबसे ज्यादा प्रभाव जो भारत के संविधान पर पड़ा वो इंग्लैंड और अमेरिका का पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभाव क्यों भाई? इंग्लैंड और अमेरिका का सबसे ज्यादा प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि इंग्लैंड भारत देश में शासन करता था, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को इंग्लैंड ने भारत में इंट्रोड्यूस किया था।
इसलिए इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। दूसरा, अमेरिका का सबसे ज़्यादा प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हम भारत को डेमोक्रेसी बना रहे थे और अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र था। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को, लोकतांत्रिक कॉन्सेप्ट को हमें लेकर आना था, इसलिए अमेरिका का सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत के संविधान पर पड़ा। तो ऐसी बातें, हालांकि भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इंग्लैंड और अमेरिका का पड़ा, और उसमें से इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया एक कानून जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से हम 70% यानी लगभग 2/3 भाग हम भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर आए हैं। 70% यानी लगभग 2/3 भाग हम कहां से लेकर आए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर आए हैं। इसलिए भारत के संविधान को उधार का संविधान भी कह दिया जाता है, आलोचना बस कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया जाता है। लेकिन मेरे भाई, इसको आप अपने तर्कों से काट सकते हैं कि भारत के संविधान को उधार का संविधान कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो बातें हमने भारत के संविधान में अडॉप्ट की हैं, चाहे वो किसी दूसरे देश से अडॉप्ट की हों, उनको तभी हमने अडॉप्ट किया है कि वो हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन के अनुकूल थी, हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन में फिट बैठती थी, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ब्लाइंड बोरोइंग कर ली है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई अंधी बोरोइंग कर ली है। जो हमारे राजनीतिक परिस्थितियों के लिए फिट थी, उन बातों को हमने अडॉप्ट किया। लगभग 14 दिन तक विचार चला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, और 64 लाख रुपए का खर्च आया। कितना? हाँ, 64 लाख रुपए का खर्च आता है। कुल 11 सेशन आयोजित किए गए, ठीक है, जैसे आज संसद के सत्र चलते हैं ना, वैसे उस समय संविधान को बनने में कुल 11 सेशन आयोजित किए गए। लेकिन 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 ध्यान रखना, जज्बाती नहीं होना है। अगर इसमें हम 24 जनवरी 1950 को इसमें काउंट कर लें, यानी जो लास्ट मीटिंग है, यानी अंतिम बैठक है संविधान सभा की, अगर हम उसको भी मिला लेते हैं तो 12 सेशन आयोजित किए जाएंगे। अब कुछ लोग के मन में सवाल उठेगा, एग्जाम में 11 लगा के आएंगे, 12 लगा के, अरे भैया, ए महोदय, जैसा पूछा जाएगा वैसा लगाइएगा। जनरल स्टेटमेंट होगा कितने सेशन आयोजित किए गए, 11 ऑप्शन है तो 11 लगाइएगा। अगर ऐसा कोई सवाल होगा जिसमें लास्ट मीटिंग को मिलाकर पूछ रहा है, अंतिम बैठक को मिलाकर पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा 12 सत्र अंतिम बैठक को मिलाकर, है ना। संविधान संविधान का सुलेखन किसने किया? तो संविधान का सुलेखन, सुलेखन की बात हो रही है यहाँ पर, प्रेम बिहारी रायजादा ने। यानी संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है वो अंग्रेजी में है, और ओरिजिनल कॉपी अंग्रेजी में है, और उसको लिखा था हाथ से प्रेम बिहारी रायजादा ने। इसके पीछे की कहानी ये है कि प्रेम बिहारी रायजादा की लेखनी, राइटिंग अच्छी थी। उन्हें कहा गया कि भाई आप लिख दीजिए, और उनसे ये कहा गया कि आप इसके लिए कितना पारिश्रमिक, कितना रेमरेशन, यानी कितना पैसा लेंगे। तो प्रेम बिहारी रायजादा ने कहा, नहीं भाई, हम पैसा वैसा नहीं लेंगे, हम अपना सिग्नेचर करेंगे हर पन्ने पर, और लास्ट वाले पर अपने दादाजी का नाम लिखेंगे, अपना और अपने दादाजी का नाम लिखेंगे। उन्होंने कुछ पैसा नहीं लिया, बल्कि संविधान पर अपना और दादाजी का नाम लिखा। इससे उनका नाम भी अमर हो गया। तो अंग्रेजी सुलेखन जो कॉन्स्टिट्यूशन का किया था वो प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था, और हिंदी सुलेखन किया था बसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने? बसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, तो अंग्रेजी सुलेखन प्रेम बिहारी रायजादा ने, और हिंदी सुलेखन किया था बसंत कृष्ण वैद्य ने। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो एक बार मैंने ऐसे ये बात बता दी थी कि सुलेखन किया प्रेम बिहारी रायजादा ने। उसमें भाई कमेंट सेक्शन में एक से एक लोग आ गए, तुम अंधभक्त हो, तुम ऐसे हो, तुम अंबेडकर विरोधी हो, तुम कैसे अंबेडकर जी को भूल सकते हो। भाई आजकल लोग पढ़ते नहीं, ना आजकल लोग किताबें पढ़ते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक तरफ से अगर देखा जाए तो आधा समाज जैसे साइको हो गया है, बिना पढ़े व्हाट्सएप विश्वविद्यालय और फेसबुक विश्वविद्यालय से सीख के कुछ भी बोलते हैं। हाँ, मैं एक रील थी मेरी, उस पर मुझे कम से कम 2-3 हज़ार गालियां पड़ी कि हाँ तुम ये विरोधी, तुम, जो कि मैंने वहाँ ये बताया था, यही बात जो मैंने अभी आपको बताई ना, कि भाई अंग्रेजी सुलेखन, इंग्लिश कैलीग्राफी प्रेम बिहारी रायजादा ने की। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का योगदान, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िए पहले, तब आप समझ पाएंगे क्या है डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का योगदान इतना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कि उन्हें सोचिए, आप संविधान का रचयिता तक कहा जाता है, संविधान का कंपाइलर, जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा है, खड़े होकर असेंबली ने कहा है कि आई एम नॉट अ कंपाइलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं संविधान का रचयिता नहीं हूं, संविधान तो संविधान सभा ने बनाया, लेकिन उनका योगदान तन मन से वो समर्पित रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने हर लगभग हर विषय पर अपना वक्तव्य दिया, हर विषय पर उन्होंने बातचीत की। इसीलिए केवी राव साहब ने उन्हें संविधान का जनक और जननी दोनों कहा। तो व्यवहार बस आप डॉक्टर अंबेडकर को रचयिता और कंपाइलर कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का इसमें योगदान रहा। संविधान का पिता और माता, जनक और जननी दोनों कहा जाता है। लेकिन यहां प्रेम बिहारी रायजादा कहने का अर्थ ये सुलेखन भैया, लेखनी, जो संविधान की ओरिजिनल कॉपी है वो भी हाथ से लिखी गई है।
उसको प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। आज भी अगर आप देखेंगे तो संसद की लाइब्रेरी में जाइए तो हीलियम से भरे हुए डब्बे में उसको रखा गया है। हीलियम से भरे हुए डब्बे में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज ना हो ना, लाल हो जाता है ना पेपर बाहर ऑक्सीडाइज होके, तो इसीलिए हीलियम से भरे हुए डब्बे में आज भी उसे रखा गया है। ठीक है, तो चलिए, तो मेरे भाई गांधी को और अंबेडकर को बुराई करने वाले लोगों को मैं ये सलाह दूंगा कि गांधी अंबेडकर की बुराई करने से पहले पहले उनके बारे में पढ़िए। वो गांधी जिसकी प्रतिमाएं इतने सैकड़ों देशों में लगी हैं, ऐसे कोई लगा लेगा यार किसी की प्रतिमा? हाँ, हमारी प्रतिमा तो हमारे गांव का आदमी ने लगाया, हमारे घर परिवार में न लगाया आदमी, सोचो। और गांधी की प्रतिमा, सोच गांधी की समाधि पर कितने अ, देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, जब भी कभी आते हैं भारत में कोई सम्मेलन होता है तो माथा टेकते हैं। सोचिए क्या व्यक्तित्व रहा होगा। आज के व्यक्तित्व को कोई याद रखता है? डॉक्टर अंबेडकर, आज भी सरकार, आज भी कोई भी सरकार क्यों ना, कोई कितना भी अंबेडकर विरोधी हो, सरकार में चाहे चाहे किसी पार्टी में, पब्लिकली किसी की औकात नहीं होती है अंबेडकर का विरोध करने की। ऐसी प्रतिभा थी उस व्यक्ति के अंदर। आज भी पब्लिकली कोई बोल, सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति या सरकार पब्लिकली विरोध कर दे, सब माला पहनाएंगे, सम्मान करेंगे। सोचो, प्रतिभा थी। तो पढ़िए पहले उनके बारे में, दो चार किताबें पढ़िए, सिलेबस के अलावा भी 10-15 मिनट का समय आप निकाला करिए कुछ किताबों को पढ़ने के लिए। इससे आपकी ऐसी पर्सनालिटी डेवलप होगी कि आप हजारों में एक नजर आएंगे। ठीक है, और हम सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है ना आप, और सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को कभी बायस्ड नहीं होना चाहिए। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक आप कभी किसी पार्टी, कभी विचारधारा के प्रति बायस्ड ना होइए। आप न्यूट्रल होकर तैयारी करिए कि भाई जो हर चीज का पक्ष देखिए, हर चीज का विपक्ष देखिए और उसका सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास करिए। न्यूट्रल होकर तैयारी करिए। ठीक है, कभी बायस नहीं होना। आपकी व्यक्तिगत विचारधारा कुछ भी हो, मैं भी उसका सम्मान करता हूं, लेकिन तैयारी के दौरान एक न्यूट्रल अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, और मूल संस्करण यानी जो ओरिजिनल कॉपी थी, ओरिजिनल कॉपी की सजावट, डेकोरेशन और उसका सौंदर्यीकरण किया था शांति निकेतन के कलाकारों ने, यानी आर्टिस्ट ऑफ द शांति निकेतन, और जिसमें मंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर शर्मा शामिल थे। ठीक है, मंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर इसमें शामिल थे, जिन्होंने सजावट की थी। तो सौंदर्यीकरण और सजावट किया शांति निकेतन के कलाकारों ने, जिसमें मंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर शामिल थे। लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया संविधान बनने में। 114 दिनों तक विचार हुआ। कुल 12 सत्र आयोजित किए गए। अगर अंतिम बैठक को मिलाकर देखेंगे तो 3 वाचन हुए, लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन हुआ, और सबसे ज्यादा प्रभाव भारत के संविधान पर इंग्लैंड और अमेरिका का पड़ा। तो देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, अभी मैंने जो आपको बताया वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि लीडिंग कैलीग्राफर जो थे, प्रमुख सुलेखक जो थे, वो प्रेम बिहारी रायजादा थे। इन्होंने इसके लिए कोई रिनमरेशन, कोई पैसा नहीं लिया। और हिंदी संस्करण यानी ट्रांसलेटेड वर्जन जो है, ठीक है, उसे बसंत कृष्ण वैद्य ने, ठीक है, बसंत कृष्ण वैद्य ने ट्रांसलेट किया है। और चीफ ड्राफ्टमैन थे एस एन मुखर्जी। ठीक है, ये भी कभी कभी आपके यहाँ पूछ लिया जाता है कि चीफ ड्राफ्टमैन थे एस एन मुखर्जी। और प्रतीक सिंबल आपका, प्रतीक मुहर हाथी, प्रतीक मुहर हाथी, ये देखो इस तरह से। और संवैधानिक सलाहकार आप जानते ही हैं कि बी एन राव, वेनुगल नरसिंह राव, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। ठीक है, संविधान सभा के सचिव थे एच वी आयंगर। अस्थायी अध्यक्ष आपको पता ही है सच्चिदानंद सिन्हा। प्रोविजनल अस्थायी अध्यक्ष है ना, प्रोविजनल प्रेसिडेंट या प्रोविजनल चेयरमैन। और प्रोविजनल वाइस चेयरमैन, अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी। राइट, तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आपके यहाँ एग्जामिनेशन में जनरली पूछ लिया जाता है। ठीक, अब इसके बाद एक पॉइंट पर और आते हैं हम लोग, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की आलोचना। संविधान सभा की आलोचना, इसको समझिए, आलोचनात्मक टिप्पणी करने का सवाल अगर मेंस में आता है तो ये चीजें काम आती हैं, ये जो डेटा है। संविधान सभा की आलोचना की लोगों ने, संविधान सभा की आलोचना में ये बात कही गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी यानी प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो चुनाव हुआ था, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, वो इनडायरेक्ट हुआ था, डायरेक्ट नहीं हुआ था। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग गए थे वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के नहीं गए थे, बल्कि प्रांतों से चुने गए थे, जो प्रांतों के लेजिस्लेचर था, प्रांतों की विधायिका थी और देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत थे। तो ऐसे में ये कहकर आलोचना की गई कि वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। अब आप इसको अपने तर्कों से काट सकते हैं कि जो लोग गए, भले ही वो डायरेक्ट नहीं गए,
लेकिन वो जनता की ही आवाज थे। प्रत्येक 10 लाख पर एक आदमी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गया था या नहीं? कल चर्चा हुई थी ना इस पे। प्रत्येक 10 लाख पर एक आदमी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गया था और जिसने जनता की आवाज बनकर संविधान बनाने में अपना योगदान दिया, है ना? वॉइस ऑफ पीपल थे वो, अलग अलग क्षेत्रों की आवाज थे, अलग अलग भाषा की आवाज थे। ठीक है, तो ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि वो प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हुआ, सभी वर्गों का लगभग रिप्रेजेंटेशन हुआ। हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ, सिखों का रिप्रेजेंटेशन हुआ, एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन हुआ, पारसियों का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है, मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन हुआ, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो लगभग सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन हुआ, और सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन हुआ तो हर वर्ग की भावना संविधान में पहुंची। हर वर्ग की जो आकांक्षाएं थी, जो इनके एम्बिशंस थे, उनको संविधान में शामिल भी किया जाएगा। तो मेरे भाई, आप इस तरह से अगर देखें रिप्रेजेंटेशन की यदि आप बात करें तो सिखों का भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, एंग्लो इंडियन का भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, एससी का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, हिंदू का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन हुआ, 15 महिलाएं थी जिसमें 8 महिलाओं ने क्या किया, सिग्नेचर किया। तो इस तरह से अगर हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, तो आप अपने तर्कों से इसे काट सकते हैं कि वो प्रतिनिधि निकाय थी। तो अगर मैं आपसे देखो 3 स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ये सवाल भी पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड थी या नॉमिनेटेड थी? तो कल पढ़े थे ना, संविधान सभा निर्वाचित और मनोनीत दोनों थी। अगर ओनली इलेक्टेड पूछा जाएगा गलत हो जाएगा, ओनली नॉमिनेटेड कहा जाएगा गलत हो जाएगा। क्या संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय थी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी? स्टेटमेंट आएगा तो यस, हाँ। ये आलोचना है कि नहीं थी, ये क्रिटिसिज्म है, इसको मानना नहीं है। ठीक है। दूसरा, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने समितियों के माध्यम से कार्य किया? जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने समितियों के माध्यम से कार्य किया, कमेटीज के माध्यम से कार्य किया। क्या संविधान सभा मल्टी पार्टी बॉडी थी? संविधान सभा क्या बहुसदस्यीय निकाय थी? देखो, ये स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं, ये आया भी है, ध्यान रखिएगा इन चारों स्टेटमेंट को, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यदि आप बात करें, संविधान सभा क्या रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, यानी क्या संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय थी? तो ये स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड थी, ओनली इलेक्टेड या ओनली नॉमिनेटेड? नहीं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों थी, निर्वाचित मनोनीत दोनों थी। संविधान सभा क्या बहुदलीय निकाय, मल्टी पार्टी बॉडी थी? जी हाँ, कांग्रेस मुस्लिम लीग के अलावा अन्य पार्टियों का भी रिप्रेजेंटेशन था, तो इसलिए संविधान सभा बहुदलीय निकाय भी थी। क्या संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया? क्या संविधान सभा में कमेटी आपने देखा? तो जी हाँ, संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो ये जो 4 स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, इस पर सवाल बने भी हैं और आगे भी बनने की क्या है, संभावना है। आलोचना पर आते हैं। कुछ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये कहा कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर गठित हुई, संविधान सभा स्वयं निर्णय नहीं ले पा रही थी, बल्कि वो सॉरेन बॉडी नहीं थी। सॉरेन का मतलब क्या होता है जानते हैं ना? जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, उसे हम संप्रभु निकाय कहते हैं। जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। तो क्या संविधान सभा सॉरेन बॉडी नहीं थी? तो आलोचकों ने इस बात की आलोचना की, लेकिन ऐसा नहीं है। कि हाँ, स्वतंत्रता के पहले आप एक बार कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग पर अंग्रेजी कंट्रोल था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद कोई भी कंट्रोल नहीं था। स्वतंत्रता के बाद पूरी तरीके से जो परिवर्तन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आया, उस परिवर्तन में एक चेंज ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉरेन बॉडी यानी एक संप्रभु निकाय बनी। यानी इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन फ्रीली ले सकती है, कोई भी एक्सटर्नल पावर उसके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ठीक है। समय की बर्बादी, लोगों ने ये कहा कि भाई यूएस का संविधान तो 4 महीने में ही बन गया, इतने कम आर्टिकल ही है वहाँ पर, और यहाँ देखिए कि इतना समय की बर्बादी हुई, 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। तो भाई 2 साल 11 माह और 18 दिन लगने के पीछे का कारण ये था कि भारत के संविधान, सबसे पहले तो ये देखा गया कि भारत के संविधान को सर्वसम्मति से बनाया जाए। सर्वसम्मति से बनाया जाए यानी सबकी सहमति से बनाया जाए। तो शुरुआती दौर में जब संविधान बनना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए, उसमें भी क्या हुआ, चीज़ें लेट हुई। डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन हुआ, और विभाजन के बीच भी चीज़ें क्या हुई, लेट हुई। दूसरी चीज़ कि भारत का संविधान ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एक वर्ग का संविधान है, किसी एक प्रांत का संविधान है, बल्कि भारत देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, विविधता बहुत ज़्यादा है, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग रिलीजन, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी। और हम वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहे थे भाई, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मतलब समझते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य, जहां हर वर्ग का कल्याण हो, शोषित, वंचित, दबा, कुचला, पिछड़ा, निर्धन, असहाय, हर वर्ग का कल्याण हो। भूत प्रेत साहब,
उसे हम वेलफेयर स्टेट की भावना कहते हैं। और वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हर वर्ग के लिए हमें प्रोविजन करने थे। ऐसे राज्य जो पिछड़े हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करना था, ऐसा कम्युनिटी जो पिछड़ा है उनके लिए विशेष प्रावधान करना था, पूरी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखना था, सेंटर स्टेट दोनों था, डिवीजन था। ऐसे में संविधान बनने में समय लगा। कांग्रेस का प्रभुत्व, कुछ लोग इस बात की आलोचना करते हैं कि सभा ही कांग्रेस थी, कांग्रेस ही सभा थी। ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने आलोचना की कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। ठीक है, चर्चिल ने भी ये बात कही कि कांग्रेस का ही पूरी तरीके से प्रभुत्व था, एक ही धर्म का, एक ही जाति का प्रभुत्व था। तो देखिए, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें जो जीती वो कांग्रेस ने जीती। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। अब देखो, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें क्यों जीती? कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें इसलिए जीती क्योंकि कांग्रेस उस समय ऑल इंडिया लेवल की पार्टी थी। कांग्रेस को लोग सिर्फ एक राजनीतिक दल के तौर पे उस समय नहीं स्वीकार करते थे, बल्कि उस समय लोग कांग्रेस को एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के तौर पर स्वीकार कर रहे थे कि जो आजादी दिलाने की एक संस्था है। और कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऑल इंडिया लेवल की पार्टी थी, अखिल भारतीय स्तर की पार्टी थी। बहुत सारे लोग कांग्रेस के तो ऐसे जीत के आए जिनका पहले से कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि कांग्रेस के सिर्फ टिकट पे जीत के आए। तो इसलिए कांग्रेस का प्रभुत्व था, इसलिए कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी। इसमें कोई निगेटिव इंटेंशन नहीं था कि कांग्रेस की सीटें ज्यादा होने का। ठीक है, दूसरी बात यह भी आरोप लगाया जाता है कि भाई वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था, डोमिनेंस ऑफ लॉयर एंड पॉलिटिशियन। तो ज्यादातर लोग ऐसे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो वकील थे और राजनेता थे। अब जाहिर सी बात है, उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि जो क्रीम सोसाइटी थी वो वकील और पॉलिटिशियन थे। तो जाहिर सी बात है कि लोगों की आवाज वही बनेंगे ना। अरे, लोगों की आवाज बनने के लिए आप, अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव की भावना विकसित हो आपके अंदर, आप लोगों की आवाज बन सकें, इसके लिए आपका भी तो अवेयर होना जरूरी है। तो जो व्यक्ति अगर बिल्कुल अवेयर नहीं है, बिल्कुल लीडरशिप स्किल नहीं है, बिल्कुल समाज को नहीं समझता है, वो व्यक्ति लाखों लोगों की आवाज कैसे बन सकता है? वो व्यक्ति लाखों लोगों का प्रतिनिधि कैसे बन सकता है? तो ऐसे में उस समय की जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, और जिसमें वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था। ये बात जरूर है कि वकील और राजनेता ज्यादा थे क्योंकि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी। दूसरा, हिंदुओं का प्रभुत्व। हाँ, इस बात का एक व्यक्ति है लॉर्ड विस्काउंट, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉडी ऑफ हिंदूज कहा, यानी हिंदुओं का निकाय कहा। हिंदुओं का निकाय इसलिए कहा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। अब हिंदुओं की संख्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे ज्यादा क्यों थी भैया? हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा इसलिए थी क्योंकि भारत में हिंदुओं की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी, हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी, इसीलिए हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा हुई। जनसंख्या सबसे ज्यादा थी इसलिए हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा हुई, हिंदू जनसंख्या ज्यादा हुई। कुछ लोगों ने कहा कि एक जाति की सभा कहा। तो जिस जाति की जनसंख्या ज्यादा थी, सॉरी, जिस धर्म की जनसंख्या ज्यादा थी उसका ज्यादा होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि भाई जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन हुआ था। 10 लाख पर एक आदमी गए थे, है ना। चलिए, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, या स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि किसने कहा। ठीक है, अब एक बात है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर, इस बात को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और जरूर बताइएगा, गूगल सर्च करके बताइएगा, चैट जीपीटी से देख के बताइएगा, किताब से देख के बताइएगा, लेकिन जरूर बताइएगा। ठीक है, विस्टन चर्चिल। ठीक है, हाँ, ये बहुत पगला आदमी था। ठीक है, मैं तो उसको चर्चिलवा कहता हूँ। ये वही व्यक्ति था जो अगर कुछ दिन और रहता तो शायद भारत कुछ दिन और बाद आज़ाद होता। ये भारत की आज़ादी का समर्थक बहुत कम था। बल्कि जिस समय चर्चिल की सरकार इंग्लैंड में थी, उस समय जो अपोजिशन में थी वो क्लेमेंट एटली की पार्टी थी, और उन्होंने इस बात का वादा किया था कि हमारी सरकार जब बनी तो भारत को हम आज़ाद कर देंगे, और जब उनकी पार्टी सत्ता में आई तब भारत को आज़ादी मिली, क्लेमेंट एटली की पार्टी। और ऐसे में इसका बस चलता तो ये 2-4 साल और रोक देता। ये वही व्यक्ति था जब गांधी जी बीमार थे जेल में तो चंदन की लकड़ी भेज दिया था कि भाई अब जो है लग रहा है जाएंगे गांधी जी। सोचो, ऐसी सोच थी। कहता था कि जो है पूरे विश्व से हम जीत गए और एक जो है अर्धनंगे फकीर से हार जाएंगे। हाँ, गांधी जी को कहता था गांधी जी से हार जाएंगे। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्या कहा,
ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि चर्चिल ने संविधान सभा को लेकर यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में चर्चिल ने क्या कहा, ये आपको बताना है। तो अगर देखो एक बात समझना, यहाँ आलोचना में देखना ऐसा ना इसको रट लो कि नहीं थी। अगर आपसे एक जनरल स्टेटमेंट पूछा जाएगा और स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संप्रभु निकाय थी, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ थी। क्या संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय थी? जी हाँ थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। नहीं पता, ये आलोचना है, ये क्रिटिसिज्म है कि कहा गया कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, ये संप्रभु निकाय नहीं थी। ये एक तरीके की क्या है? आलोचना है, एक तरीके का क्रिटिसिज्म है। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, तो एक बार सारी की सारी चीजें एक बार ओवरव्यू आपका मैं रिपीट कर देता हूं, पूरा का पूरा ओवरव्यू। संविधान का निर्माण से रिलेटेड जो फैक्चुअल डेटा था, प्री से रिलेटेड जो डेटा था, सारा मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं एक बार ओवरव्यू में पूरा का पूरा रिपीट कर देता हूं, ठीक, फिर उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर आएंगे। तो मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की यदि आप बात करें तो शुरू से मैं चलता हूं। तो संविधान निर्माण को लेकर प्रथम भारतीय, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी, वो थे बाल गंगाधर तिलक। 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनना चाहिए। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड यानी संविधान सभा की मांग करी थी। 1934 एम एन रॉय, कम्युनिस्ट लीडर, एक कम्युनिस्ट नेता मानवेंद्र नाथ राय, जिन्होंने औपचारिक तौर पर संविधान सभा की मांग करी। 1935 में इस बात को स्वीकार किया कांग्रेस ने भी। अगस्त प्रस्ताव 1940, जिसमें आंशिक रूप से पार्शियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई। 1942 क्रिप्स मिशन में अस्पष्ट रूप से संविधान सभा की बात की गई, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। 1946 कैबिनेट मिशन, जिसमें संविधान सभा का गठन हुआ, जिसकी रिकमेंडेशन पर संविधान सभा की जो स्ट्रेंथ है वो जनसंख्या के आधार पर तय हुई, 10 लाख पर एक आदमी। 389 तय हुई, लेकिन विभाजन के बाद वो 299 हो गई। 296 को इलेक्ट होकर जाना है प्रांतों से, 93 को नॉमिनेट होकर जाना है, ऐसा तय हुआ था। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ चेंजेज आए आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, लेकिन उससे पहले जो संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, 11 दिसंबर को महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन बने। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू एक प्रस्ताव लेकर आए जिसका नाम हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव, और उस प्रस्ताव में ही हमारा सपना था कि हम भारत के संविधान को कैसा बनाना चाहते हैं, और वही आगे चल के प्रस्तावना बना। आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ परिवर्तन आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन बॉडी बनी, संप्रभु बनी, संख्या 389 से गिर के 299 हुई। संविधान सभा अब सिर्फ संविधान निर्माण का काम ही नहीं करेगी, बल्कि लॉ बनाने का भी काम करेगी। यानी संविधान सभा ने इंटरिम पार्लियामेंट का भी काम किया, और जब संविधान सभा इंटरिम पार्लियामेंट का काम कर रही है यानी लॉ बनाने का काम कर रही है, तब अध्यक्षता कर रहे हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, और जब वो संविधान बनाने का काम कर रही है तब अध्यक्षता कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान का प्रथम मसौदा बी एन राव ने प्रस्तुत किया, उस पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति बनी। प्रारूप समिति ने जो ड्राफ्ट दिया उस पर संविधान सभा ने विचार किया, और 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ गया, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके यहाँ अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो एक बार फिर से मैं उन डेट्स को रिवाइज कर देता हूं, जैसे कि इन फैक्ट में आपको दिक्कत न हो। तो 9 दिसंबर 1946 जो कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और इसी दिन अस्थायी उपाध्यक्ष हुए सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 इस दिन राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। 13 दिसंबर 1946 इस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, 22 जुलाई, 22 ऑफ जुलाई 1947 इस दिन तिरंगा जो कि अपना राष्ट्रीय ध्वज है, इसको एक्सेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यानी संविधान सभा ने। आफ्टर दैट 29 ऑफ अगस्त, 29 अगस्त, 29 ऑफ अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 इस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति का गठन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 26 नवंबर 1949 आप जानते ही हैं, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। कुछ बातें उसी दिन स्वीकार हुई। और 24 जनवरी लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई। इस दिन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय 24 जनवरी 1950 इस दिन राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज ध्वज नहीं भैया, ध्वज 22 जुलाई को। ठीक है, राष्ट्रगान स्वीकार हुआ, इस दिन राष्ट्रीय गीत स्वीकार हुआ। प्रथम राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद।
284 लोगों ने सिग्नेचर किया और ये 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये सारी डेट्स मैंने एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दी। ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों कि जो मैंने सवाल पूछा है वो सवाल आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिएगा, स्टेटस करिएगा, व्हाट्सअप स्टेटस करिएगा, इंस्टा स्टोरी लगाइएगा, जहाँ जहाँ मन करे वहाँ वहाँ फैलाइएगा। फैलाना जरूरी है, क्योंकि आप जितना फैलाएंगे, जितना मुझे लोग दिखेंगे, उतना मेरे अंदर एनर्जी आती है। जैसे आप जब अच्छा पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास पैदा होता है, एक ऊर्जा पैदा होती है, वैसे जब आप लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है तो मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया मोटिवेशन आता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिए कि यदि आप हमारे साथ जुड़कर पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा स्टडी आईक्यू आप सभी के लिए चलाता है एक प्रोग्राम, दैट प्रोग्राम इज नोन एज आरंभ। ठीक है, आरंभ। और इस समय चल रहा है आरंभ 18.0। आरंभ 18.0 एक ऐसा बैच है जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी, प्री की भी, प्लस मेंस की भी, और प्लस इंटरव्यू की। इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन, प्री और मेंस के लिए कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पूरी तरीके से फ्री दिया जाता है। कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं? तो इसमें एनरोल करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा गूगल पे। ठीक है, गूगल पे जाइए और यहाँ लिखिए स्टडी आईक्यू, जैसे मैंने यहाँ लिखा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। studyIQ.com पर जाइए। studyIQ.com पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज। स्टेट पीसीएस पे सिलेक्ट करिए, उत्तर प्रदेश पे सिलेक्ट करिए। यहाँ उत्तर प्रदेश पे सिलेक्ट करने के बाद देखिए दिख रहा है आरंभ 18.0। आरंभ 18.0 पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए दो तरह के बैचेज आपको दिखेंगे, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, यहाँ जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। 9289996923 पे कॉल करिएगा, मेरा नाम बताइएगा, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी की पूरी आपको काउंसलिंग दी जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ यदि आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो एक कोड लगाना मत भूलिएगा, VL लाइव। सबका कोड होता है, हर फैकल्टी का अपना अपना। मेरा VL लाइव है, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप चाहें तो ये कोड लगा सकते हैं। कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलता है, मैक्सिमम डिस्काउंट, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट फैकल्टी वाले ही कोड पे मिलता है। तो फैकल्टी कोड लगाकर आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।